हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे एमसीक्यू रिवीजन वीडियोस में। इस सीरीज में हमारी कोशिश होगी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को रिवाइज करना और कोशिश करना कि हम एनालाइज कर पाए ठीक तरीके से कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्या हम कीवर्ड्स को ठीक से स्ट्रेस कर पा रहे हैं, क्या हमारे जो बेसिक्स हैं वो सही तरीके से प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, ताकि हम उनके ऊपर टाइम रहते काम कर सकें। तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि आपको एक ब्रीफ इंट्रो देना कि टॉपिक क्या है, उसको किस तरह से हमें एमसीक्यूज को देखना है और कैसे सॉल्व करना है। बाकी आपको अगर इसमें इसकी एक्सटेंसिव सॉल्यूशन लिस्ट भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ डेट्रिटस फूड चेन। इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास। डेट्रिटस फूड चेन जिसका मतलब होता है अपरती भोजन श्रृंखला। अब इसका क्या सही सीक्वेंस है चेन वाइज की, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको पहले इसमें देखना होगा कीवर्ड स्टेटमेंट में क्या है। सीधी सी बात है, डेट्रिटस फूड चेन की हमसे सीक्वेंस पूछी गई है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे चार ऑप्शन है, अर्थवर्म्स चिकन लिटर हॉक, लिटर अर्थवर्म्स चिकन हॉक, अर्थवर्म्स लिटर चिकन हॉक, लिटर चिकन अर्थवर्म्स या हॉक। तो इन सभी ऑप्शंस को आप देखेंगे तो काफी सिंपल हो जाता है कि इसका आंसर बी है। पर यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपके अंदर अगर आपने डेट्रिटस फूड चेन के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रखी हुई। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन मतलब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर निर्भर है ताकि उसको वो खाकर अपना एनर्जी की पूर्ति कर रहा है और उससे ही कोई और ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इस तरह एक चेन बनती चली जाती है जिसे हम कहते हैं बेसिक फूड चेन। सिंपल सा टॉपिक है। फूड चेन दो तरह की होती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी डेट्रिटस फूड चेन। अब आपको यहां यह हमेशा याद रखना चाहिए कि डेट्रिटस फूड चेन में पहला जो स्टार्ट होता है वो हमेशा जरूरी नहीं कि ऑटोट्रॉप से होगा। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसमें पहला स्टेप पर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे घास हो गई जिनके ऊपर दूसरे जीव डिपेंडेंट होंगे, फिर उनके ऊपर हार्बीवोर्स आएंगे, फिर ऑमनीवोर्स आएंगे, तो एक आपका पूरा फूड चेन बनता चला जाएगा। जबकि जो डीएफसी यानी डेट्रिटस फूड चेन होती है इसमें आपका सबसे पहले जो होता है वो ऑर्गेनिक डेड मटेरियल होता है। अब यहां अगर आप देखें, सीधी सी बात है, लेटर वाला दो ऑप्शन आ रहा है बी और डी, तो इसमें बी क्यों होगा? क्योंकि लेटर के ऊपर अर्थवर्म आ रहा है, उसके ऊपर उसके को चिकन खाता है और चिकन के ऊपर फिर हॉक का एक आप सीक्वेंस बना सकते हैं। और चिकन अर्थवर्म अगर हम यहां देखें तो सीक्वेंस टूट रहा है। तो बेसिक सी नॉलेज का एक क्वेश्चन था और इसका सही आंसर क्या है? बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड। यहां बात हो रही है पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इसके दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। द लेंथ ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल बार ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड represent the total number of individuals at each trophic level in an ecosystem. Food producers forms the tip of the pyramid. Pyramid of biomass is always upright. अगर हमें पता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। तीन ऑप्शन हमारे पास हैं। पहले हम देखते हैं, अगर हमें इकोलॉजिकल पिरामिड पता है तो आंसर कर ही सकते हैं। कंफ्यूजन यहाँ क्या हो सकता है, हमें यहाँ पे देखनी कौन सी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, ये तीसरी स्टेटमेंट सीधी सी लग रही है मुझे, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट। अब बायोमास का जो पिरामिड होगा क्या हमेशा अपराइट होगा? पहले कितने तरह के पिरामिड होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट यानी जैसे यहां पे ऑलवेज की बात हो रही है हमेशा, तो इट इज सेइंग कि एब्सोल्युटली यही होता है हर टाइम। जबकि हमें पता है, अगर हमने रिवाइज करा है इसको, कि बायोमास का जो पिरामिड है वो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि निचले लेवल पे ही ज्यादा इकोलॉजिकल मास प्रोड्यूस होगा, ऊपर के लेवल पर भी हो सकता है। यहां पर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात आती है जहां ये पिरामिड ऑफ बायोमास रिवर्स हो जाता है। इसी तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है हमारी, तो हमारा ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, हम सीधे आ गए ए के ऊपर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि फूड प्रोड्यूसर टिप पे नहीं होते हैं, बॉटम पे होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जहां हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बात हो रही है टिप की। टिप मतलब पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और बेस पर होते हैं हमेशा फूड प्रोड्यूसर। हम कॉन्फिडेंस में अक्सर ऐसे ऑप्शंस को ध्यान नहीं देते, तो इसलिए ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन से हमने सीखा है कि पहली बात कि जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है उस पर फोकस करिए, अक्सर वहां पर आपका आंसर बन सकता है। सही या गलत की बात नहीं कर रहा मैं, जहां पर ऑलमोस्ट या बता रहा है कि भाई सिर्फ यही हो सकते हैं, ओनली जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जहां पे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां से हमारा आंसर निकल सकता है। अगर वो सही हो गया तो एलिमिनेशन काफी इजी हो जाता है, या फिर वो स्टेटमेंट गलत हो गई तो एलिमिनेशन काफी आसान हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, पर ये चीजें आसान कर देता है। दूसरा पॉइंट,
कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। टिप और बेस में क्या फर्क होता है सबको पता होता है, लेकिन हम टिप और बेस में गलतियां कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में आए यहां पर, अगर आपको हिंदी आती है तो इट बिकम्स वेरी इजियर। यहां पे लिखा है कि नोक पर होता है, वो नोक बनता है, तो नोक मतलब फिर भी सिंपल हो जाता है कि आप यहां पर पिरामिड को अगर इमेजिन नहीं करेंगे तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो हमेशा थोड़ा सा टाइम दें और इस तरह से अपने आंसर्स में कोई गलती ना करें, क्योंकि एक गलत स्टेटमेंट भी आपके आंसर को गलत कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं कि जैसे ये इनिशिएटिव है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का या फिर हमारे एडिटोरियल वीडियोस आते हैं, उसी तरह हमारे और इनिशिएटिव्स भी हैं। जैसे तेजस इनिशिएटिव है हमारा, जो कि आपकी 2021 की प्रीलिम्स प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको कवर कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से विद मॉक टेस्ट, रैंकिंग्स, डेडिकेटेड मेंटरशिप एक एक चीज के ऊपर, ताकि अगर आपके सब्जेक्ट्स थोड़े कमजोर हैं तो आप वहां एडिशनल हेल्प ले सकते हैं। इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.onlyis.com पे जा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल OnlyIS Nothing Else पे कभी भी जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं, और ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको डेडिकेटेड मेंबरशिप की जरूरत है। इसके अलावा और भी कई इनिशिएटिव्स ऐसे OnlyIS लगातार लाता रहता है और लाता रहेगा सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following lake zone has a phytoplankton in abundance? किसमें जो होता है बहुतायत रूप में पादप पलवक मिलते हैं। हिंदी हो गई इसकी, पता ही आपको। तो अगर हम किसी लेक की बात करें या किसी झील की बात करें, उसमें फाइटोप्लैंक्टन कहाँ ज्यादा मिलेंगे, कहां पर ये फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन है, लिटरल जोन, बेंथिक जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। सिंपल से क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको सीधा आंसर देना। यहाँ पे कीवर्ड्स पे देखें तो सीधी फाइटोप्लैंक्टन की बात हो रही है और लेक जोन की बात की गई है। इनमें 4 जोन दिए गए हैं। यहां पर सही ऑप्शन इसका क्या है मुझे बताइए। अगर आपने जोन फाइटोप्लैंक्टन और लेक के डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ा है तो काफी सिंपल है ये आंसर बताना। इसका आंसर होता है सी, यानी लिम्नेटिक जोन, जहां पर आपकी ज्यादा से ज्यादा ल्यूमिनिसिटी फैलती है, लाइट आती है, उसे हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन वो जोन होता है जहां इफेक्टिवली सबसे ज्यादा सनलाइट जाती है, जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट करती है। अगर किसी झील का एग्जांपल लें, ठीक है, तो एक पॉइंट तक जहां तक सनरेज जा रही है, फिर नीचे हो सकता है अंधेरा हो, लेकिन जिस जगह तक वो टच करती है, लाइट पेनिट्रेट करती है, उस पूरे रीजन को हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन। और इसी रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर लाइट पहुंच रही है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, तो ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स वहां पर मिलेंगे। तो इसका आंसर सी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रोफंडल जोन क्या होता है, बेंथिक जोन क्या होता है, लिटरल जोन क्या होता है। इसके लिए अगर आप एक लेक की इमेज देख ले तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए इसको समझना, जिसमें बेंथिक जोन जो है आपका बिल्कुल निचला लेयर आ जाएगा किसी भी लेक का। आप उसको ड्रॉ भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ बेंथिक जोन इस रीजन में कहीं आएगा आपका, और अगर आप ऐसे करके एक डायग्राम बनाएं, ये वाटर है तो यहाँ आपका बेंथिक जोन होगा जमीन के पास बिल्कुल, और ऊपर का रीजन आपका लिटरल जोन होता है, यहाँ ऊपर लिटरल जोन होगा, राइट। तो इस तरह आपका आंसर इजीली बन जाएगा। ये तो याद रखिए, आप उसको एक डायग्राम के थ्रू याद करिए, एक पैटर्न बना लीजिए। और वैसे भी ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लिम्नेटिक जोन वाला आंसर हमारा क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, पैरासाइटिक इकोसिस्टम, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब देखिए, हिंदी में सीधी सी बात है, युग्म का सही रूप मेल करना है। 4 आपके पास पारिस्थितिक तंत्र दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए तीनों में, तो इससे पहले भी हमने पिरामिड की बात करी है, इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो हमेशा याद रखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे इसको आंसर करना फिर कंपैरेटिवली इजी है अगर आप एलिमिनेशन की टेक्निक लगाएं। पहली स्टेटमेंट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज इक्वल टू अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, क्या ऐसा होता है? हाँ होता है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरी स्टेटमेंट, पैरासाइटिक इकोसिस्टम, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो अपराइट के बजाय इन्वर्टेड होता है, जिसका मेंशन मैंने पहले किया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जैसे 2 गलत होता है तो हम ऐसे ही काट के अपने आंसर से पहुंच जाते हैं, जो कि ए यानी 1 और 3। जब भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात है, बस इतना याद रखिए आप कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यानी एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहेगा। उसके अलावा बाकी जितने पिरामिड है, नंबर्स की बात करें
या फिर बायोमास की बात करें तो वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है कि यहां इतना ही फर्क इन्होंने किया था कि जो दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर ये पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं, याद रखिए, और बाकी में पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात हो रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नंबर्स की बात कहां हो रही है, पिरामिड्स की बात, और बायोमास की बात कहां हो रही है, या एनर्जी की बात कहां हो रही है। मैंने इसको आपको एडिशनल पॉइंट बताया कि जब भी एनर्जी की बात है इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज अपराइट, हमेशा वो सीधा पिरामिड बनाएगा, उल्टा पिरामिड उसका कभी नहीं बनता। तो ये इस तरह से आपका आंसर क्लियरली आ जाता है 8 का ए। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ आते, 5th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which one of the following statements regarding ecological succession, इन चार हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन को लेके दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इनकरेक्ट क्या है यह हमें बताना है। याद रखिए बात यहाँ पे इनकरेक्ट किया गई है, कीवर्ड आ गया, हमेशा इसको मार्क कर लीजिए अगर ऐसा कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है तो तभी स्टेटमेंट पे। इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है अगर हमें पता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना, फिर हमें गलत करना कि गलती कर ही नहीं सकते, फिर तो पाप लग जाएगा हमें। जब भी हमें कीवर्ड क्वेश्चन में दिख रहा है और हमें पता है कीवर्ड क्या है तो हमारा आंसर सही लगना ही चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सक्सेशन ऑकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। दूसरा स्टेटमेंट, कम्युनिटी एट द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं पारिस्थितिक अनुक्रम के बारे में, जिनमें हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक के बाद एक जो चेंज आते हैं उनमें जो सक्सेशन होता है, सिंपल सी बात है। दो स्टेटमेंट दी हुई है। अगर हम देखें कम्युनिटी ऑफ द, पहले सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में फिर पायनियर कम्युनिटी की बात हो रही है। एट द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। ये स्टेटमेंट मुझे सीधी तरह से गलत लग रहा है, क्योंकि पायनियर कम्युनिटी मतलब अगर आप हिंदी में देखें तो अग्रणी समुदाय की बात की गई है। पायनियर का मतलब ये होता है जो शुरुआत करे किसी चीज की। तो अगर मैंने इसको पढ़ा है तो क्लियरली मैं इसको आंसर कर सकता हूं कि भाई पायनियर कम्युनिटी तो शुरुआत करेगी ना, जो लास्ट की स्टेज में आएगी तो क्लाइमैक्स पे पहुंच जाएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। जैसे गलत हुआ तो हम तो 2 को काट देंगे इसमें से। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इनकरेक्ट, यहां पे 2 इज अ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गलत इनमें से क्या है, तो दूसरा गलत है। अब आते हैं पहले वाले पे, पहला गलत है या सही है। सक्सेशन ऑकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। जब लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है तब जो चेंजेस आते हैं वो सक्सेशन कहलाता है। अक्सर ऐसा होता है, सक्सेशन इसलिए होता है क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा माइग्रेट करके या इवॉल्व करके सक्सेशन होता है कम्युनिटीज में, या नई कम्युनिटीज आती हैं जब तक कि वो एक क्लाइमेटिक फेज तक नहीं पहुंच जाती। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट सही होने का मतलब हमारे ऑप्शंस के हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है, हमें ढूंढना इनकरेक्ट है, याद रखिए। इसलिए मैंने इसको पहले मार्क किया था, यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन सिंपली बी यानी 2 ओनली हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन काफी सिंपल है, पर हमारी कोशिश है सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फोकस रखते हैं जहां हम गलतियां करते हैं उनके ऊपर। मैच द फॉलोइंग प्लेयर्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सक्सेशन। यहाँ टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात की गई है। अब हमने पहले पढ़ा कि सक्सेशन होता क्या है, हमें पता है, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉपिक, हीटेरोट्रॉपिक, और इनके फीचर्स दिए हुए हैं, हमें इनको मैच करना है। हमारे पास कोड दिए हुए हैं, तो कोड में पढ़ के टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम सीधा देखें, जो हमें पता है उसका हम सही से आंसर वहीं देख लें और कोड फिर मैच करा लें, वरना ऐसे कोड अक्सर एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जिसकी हिंदी आपको साथ में दी हुई है, सजनैतिक, अपरजनिक, स्वपोषी या परपोषी। काफी सिंपल है। पहला स्टेटमेंट है ऑटोजेनिक के रूप में। ये पूछ क्या रहा है पहले ये बताइए, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, कितने तरह के सक्सेशन होते हैं। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स आर ग्रेटर इन क्वांटिटी। ऑटोजेनिक मतलब क्या होगा, जो खुद से चेंज लाए। हिंदी और क्लियर करता है इसको, स्वतः जनित, जो खुद से चेंजेस ला रहा है। दूसरा है एलोजेनिक। एलोजेनिक मतलब होता है आउटसाइडर के द्वारा आ गया चेंजेस, वो होता है एलोजेनिक। तीसरा होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं, जो खुद से अपने ऊपर डिपेंडेंट है, जो अपने लिए फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद पूरी कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग समथिंग विद इन देमसेल्व्स। दीज आर ऑटोट्रॉपिक। और चौथा हीटेरोट्रॉपिक। हीटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हम प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉपिक। ये तो हमें पता है,
लेकिन यहां हमसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो यहां अगर आप ऑप्शन देखें, जो पहला वर्ड है ऑटोजेनिक, ये किससे आपको मिलता दिख रहा है? ऑटोजेनिक मतलब खुद से लाए गए चेंजेस, तो ये ऑप्शन हमारा सी से मैच कर रहा है, चेंजेस बॉट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, वहीं के लोगों के द्वारा लाया गया चेंज। तो ए से सी मैच कर गया, वन का सी मैच कर गया, हमारा पहला स्टेटमेंट पहले ही आ रहा है, पहला और तीसरा, दो स्टेटमेंट में बच गए हम। दूसरे पे आते हैं एलोजेनिक, एलोजेनिक मतलब बाहर से लाया गया चेंज, तो वो डी आ जाएगा, 2 का डी। सो वी हैव क्लियरली ए इज द आंसर, राइट। तो यहां फोकस हमें रखना है कि कीवर्ड्स में, जैसे ऑटो मतलब क्या होता है भाई, खुद से चलाया गया, एलो मतलब आउटसाइडर से लाया गया चेंज, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद से अपनी पूरन के लिए खुद का खाना बना सकता है, स्वपोषी, या हाइड्रोट्रॉपिक मतलब परपोषी। तो इस तरह के टर्म्स अगर आप याद रखें तो काफी इजी हो जाता है इन क्वेश्चंस को आंसर करना। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम? सीधी सी बात है, कीवर्ड क्या है? होम्योस्टेसिस, राइट। अगर हमें पता होम्योस्टेसिस क्या है तो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए इसको आंसर करना। जो हमारे पास 4 ऑप्शन है वो देखते हैं। इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। याद रखिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट refers to the ability of ecological systems to maintain a stable system properties despite perturbations. Third statement refers to the progressive changes in the composition of an ecological community over time. या none. होम्योस्टेसिस होता क्या है? अगर आपको पता है तो सीधा सा इसका क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि जो चेंजेस आसपास हो रहे हैं उसके बावजूद जो कोई स्टेबिलिटी बना के रख सके अपने अंदरूनी एनवायरनमेंट में, या बाहर की भी बात कर लें तो इन जनरल उसे हम कहते हैं स्टैटिक एक सिनेरियो है। यहां तो नाम से कीवर्ड से आप इसको पकड़ सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक वाले कॉन्सेप्ट से। बाकी अगर आपने इसको पढ़ा है तो काफी इजीली आंसर आप इसको कर सकते हैं, विच इज एबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम टू मेंटेन स्टेबल सिस्टम प्रॉपर्टीज डिस्पाइट पर्टर्बेशन। मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तब भी आप मेंटेन कर पा रहे हैं अपने टेम्परेचर को। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा और आप ब्लास्ट कर जाएंगे प्रेशर के मुकाबले या फिर टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये जो चेंजेस हैं उसे हम कहते हैं, जब कोई स्टेबल रख पाता है अपने आप को तो हम उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और इसकी डिटेलिंग के लिए अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आपको रिवाइज करना चाहिए, या फिर आप इसकी सॉल्यूशंस हमारी वेबसाइट से ऑब्वियसली डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या उसका और एक्सप्लेनेशन ज्यादा लंबा वाला हो सकता है। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल की बात है, सीधा सा क्वेश्चन है, कार्बन साइकिल की बात हो रही है, हमें कीवर्ड दिख गया, हमें पता है कीवर्ड हमें आता है, तो गलत करने का सवाल ही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज व्हिच आर स्टोर्ड विद इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे 4 ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। क्या फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में ऐड होता है? अगर आपको स्टेटमेंट पता है, जो सीधी सी बात है गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है, प्लांट CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो कार्बन को इनटेक करते हैं, ना कि कार्बन साइकिल में पहुंचा रहे हैं। तो फिर हमारा हो जाता है पहला स्टेटमेंट गलत। पहला स्टेटमेंट गलत होते ही हमारा ये चला गया, ये चला गया, हमारे पास बचे हैं बी एंड डी। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज व्हिच आर स्टोर्ड विद इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही सा लग रहा है स्टेटमेंट मुझे, और हाँ बिल्कुल सही है, तो हमारा बी यानी सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एनवायरमेंट में पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सा है, इसको एक बार रिवाइज जरूर रखिए अगर आपने कराया तो हमारा ऑप्शन होगा क्या? बी यानी 2 ओनली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्बन साइकिल आपने रिवाइज करना ही है आपको, अगर आपने नहीं कराया तो, अगर आप क्लैरिटी है तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है, 2 टर्म है यहाँ पे, 2 कीवर्ड है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। हमें कीवर्ड पता है, हमें आंसर करना ही करना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। दूसरी स्टेटमेंट, there are more gases available in the aquatic ecosystems than in the terrestrial ecosystem, which are the correct ones। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें कंपेयर करने कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल को और एक्वेटिक को, राइट।
पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देन इन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या ऐसा होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है पहले पता है ना आपको? एक्वेटिक इकोसिस्टम तो ऑब्वियसली हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात करें, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है यानी जो वाटर रिलेटेड आपका इकोसिस्टम है वहां की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो ऑब्वियसली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी जो जमीन का इलाका है वहां ज्यादा लाइट पहुंचेगी। तो पहली स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली राइट। तो ये तो हो गया सही। अगले पे आते हैं। देयर आर मोर गैसेस अवेलेबल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम देन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या ज्यादा गैसेस अवेलेबल है एक्वेटिक इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल के मुकाबले? ये थोड़ा डाइसी सा स्टेटमेंट है, अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां आपको जनरल सा कॉमन साइंस लगाना है। क्या ऐसा है कि एक्वेटिक में ज्यादा होगा टेरेस्ट्रियल के मुकाबले? वॉल्केनिक इरप्शंस की कहानी भी आप जाएं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन ओवरऑल ये स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी है ठीक से इसको कवर किया तो आपको पता है कि दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो ये आंसर ए आ जाता है, वन ओनली। पर अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा तो बेसिक सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है गैसेस के बारे में, क्योंकि यहां पर ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है गैसेस का इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी चीजें, ये सभी चीजें ज्यादा मात्रा में होती है कहां? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जैसे ज्यादा टेम्परेचर डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। क्यों होगा ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस? क्योंकि लैंड जल्दी हीटअप हो जाती है, जल्दी कोल्ड डाउन हो जाती है, तो उससे चेंजेस आ जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। तो वैसे हमारा आंसर यहां पे क्या बन रहा है? 1। कोई डाउट इसमें आपको होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू द टाइगा इकोसिस्टम? सीधी सी बात है, टाइगा की बात आ रही है, हमारी कीवर्ड हमें पता है तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दे आर प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉर्निफोरस ट्रीज। दे आर हॉट क्लाइमेटिक फॉरेस्ट फाउंड इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। बात टाइगा की आ रही है और बात यहाँ हॉट क्लाइमेटिक फॉरेस्ट की मैं देख रहा हूं करते हुए, तो सिंपल सी बात है, तीसरी स्टेटमेंट तो सही हो नहीं सकती। टाइगा कहाँ होता है? ठंडे इलाकों में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि गर्म इलाका तो इक्वेटर का होता है, उसके बाद ट्रॉपिक्स आते हैं। टाइगा तो भाई साहब बहुत पीछे रह गए। तो इस तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी चलेगी बाहर। सो जैसी तीसरी स्टेटमेंट जाती है हम सीधा पहुंच जाते हैं ऑप्शन ए पे, जो सही होता है। लेकिन अगर हमारे पास थोड़े और टफ ऑप्शन होते तो क्या हमें पहली स्टेटमेंट पता होती सही है या गलत है? इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो अगर आप ढंग से अर्थ को देखें और आप कंपेयर करें कि टाइगा कहां मिलता है, किन रीजन्स में मिलता है, और दो सबसे बड़े जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के देश हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से बड़े देश हैं, तो आपके दिमाग में पहले आएगा रशिया, देन लेट्स से यूएस की बात कर सकते हैं, कनाडा की बात कर सकते हैं, चाइना की बात कर सकते हैं। जो बड़े देश दिमाग में ऐसे आते हैं सीधा हिट करते हैं। इनमें से दो जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है, रशिया एंड कनाडा, दे आर प्राइमरीली इन टाइगा इकोसिस्टम, वहां काफी मात्रा में पाया जाता है। तो जैसे ये दो देश आए तो ऑलमोस्ट जो अर्थ का एक बड़ा इलाका इसके अंदर आ गया। सो इट मेक्स देम ऑब्वियसली द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैं कॉमन सेंस की बात करूं, अराउंड 29% की हिस्सेदारी टाइगा इकोसिस्टम की होती है।